हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आज हमारा जो टॉपिक है वो दांत निकालने के बाद किस प्रकार जो होता है हमारा जख्म या फिर जो सॉकेट है, जो टूथ के एक्सट्रैक्शन के बाद जो सॉकेट है वो किस प्रकार हील होता है और इसका अपीयरेंस कैसा होगा, उसके विषय में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आफ्टर टूथ एक्सट्रैक्शन हमें क्या क्या फॉलो करने के लिए स्टेप्स बोला जाता है। तो उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो फर्स्ट 24 आवर है। जो आफ्टर एक्सट्रैक्शन फर्स्ट 24 आवर हमें जो है गर्म और कड़ा चीज़ मना किया जाता है, कुल्ला करने से मना किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? तो ऐसा इसलिए करते हैं कि जो फर्स्ट क्लॉट जो वहाँ पे फॉर्म हुआ है वो उस जगह से डिसलॉज ना हो। ऐसा इस चीज़ को समझने के लिए कि ये क्लॉट आखिर इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जब भी हम टूथ एक्सट्रैक्ट करवाते हैं तो हमें इन सब चीज़ों का परहेज़ करना पड़ता है और हमें गर्म और कड़ा खाना नहीं खाना होता है और कुल्ली नहीं करना होता। 24 आवर्स के लिए ये इसलिए कहा जाता है कि जो हमारा क्लॉट है उसके अंदर काफ़ी सारा रिएक्शनरी प्रोसेस होता है, जिसमें पहले 24 आवर में क्या होता है कि जो हमारे बॉडी का डिफेंस मैकेनिज़्म है, जो हमारा डिफेंस मैकेनिज़्म एक्टिव होता है और उस क्लॉट के लिए वर्क करता है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और सबसे पहले चीज़ कि जब क्लॉट बनता है तो उसके सराउंडिंग टिश्यू में एडेमा होता है। एडेमा जो होता है वो उसको हम लोग इन्फ्लामेशन कहते हैं। और वहाँ पे जो फर्स्ट डिफेंस सेल है हमारे बॉडी का, न्यूट्रोफिल्स, तो वहाँ पे जो क्लॉट है बना हुआ उसके पेरीफेरी पे न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है। अब जब न्यूट्रोफिल्स वहाँ पे आते हैं तो वो वहाँ पे धीरे धीरे पेरीफेरी से एंटर करते हुए क्लॉट के अंदर आते हैं और वहाँ पे जो भी फेगोसाइटिक एक्शन है वो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला 24 घंटा निकलने के बाद जो दूसरे दिन की शुरुआत है, आफ्टर 2 to 4 डेज़ क्या होता है, हमारे जो बॉडी के डिफेंस सेल हैं उनके उनके जो फंक्शंस है वो स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट होते हैं। अब ये डिफेंस सेल क्या करेंगे कि हमारे सराउंडिंग में जो बोन मैरो है और उस बोन मैरो में जो हमारे एंडोथेलियल सेल्स हैं, वो जो जिसे हम ब्लड वेसल कहते हैं, वो प्रोलिफरेट होते हैं सराउंडिंग के बोन मैरो में। और वो फाइब्रोब्लास्ट भी प्रोलिफरेट होते हैं। और इस तरह से जो वो सेल हैं वो हमारे क्लॉट के अंदर स्टार्ट होते हैं एंटर करना। और फैगोसाइटिक एक्शन वहाँ पे होता है, जैसे कुछ डेड पीस ऑफ बोन या फिर कुछ डेब्रिस, ये सारे चीज़ जो है डेड सेल्स, ये सारे रिमूव होते हैं। और धीरे धीरे जो सराउंडिंग बोन मैरो से वहाँ पे एंडोथीलियल सेल्स यानी कि ब्लड वेसल्स और फाइब्रोब्लास्ट का प्रोलिफरेशन सराउंडिंग बोन मैरो से क्लॉट के अंदर स्टार्ट होता है। तो अगर क्लॉट डिसलॉज हो जाएगा तो ये सारे रिएक्शनरी प्रोसेस रुक जाएंगे और जो हमारा हीलिंग फेज है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए ये फर्स्ट 24 आवर जो हमारा होता है काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। अब जब हमारे बॉडी में इस तरह से स्टार्ट हो गया हमारा डिफेंस मैकेनिज़्म, तो हीलिंग प्रोसेस में क्या है कि आफ्टर 2 to 4 डेज जब हमारा इंडोथेलियल सेल्स यानी ब्लड वेसल्स वहाँ पे एंटर करने लगे और फाइब्रोब्लास्ट सराउंडिंग टिश्यू से आने लगे, तो उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे जो सॉकेट एरिया के मार्जिन्स हैं वहाँ पे एपिथेलियम ग्रो करने लगेगा। मतलब वहाँ पे मांस धीरे धीरे भरना स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो मांस भरेगा वो मार्जिन से लेकर के अंदर सॉकेट एरिया तक जाएगा। मीन्स जो हमारा इंटायर सॉकेट है वो धीरे धीरे वहाँ पे जो एपिथेलियम है मार्जिन से स्टार्ट हुआ ग्रो होना और डीपली सॉकेट एरिया तक, जहाँ तक उंड है वहाँ तक पहुँचेगा। तो ये जो फेज है इसमें आपको लगेगा कि वाइट वाइट सा कुछ हमारे सॉकेट में गंदा है या पस बन गया है, उसको लोग जनरली कहते हैं पाक हो गया है। बट वो एक प्रोसेस है, वो हीलिंग फेज का एक पार्ट है। जो येलोइस कलर लेके वो दिखता है, वो सराउंडिंग एपिथेलियम का पार्ट होता है जो धीरे धीरे ग्रो करके मार्जिन से अंदर की तरफ जाता है और इंटायर सॉकेट को इस तरह से वो भर देता है। जब हमारा एपिथेलियम बन गया मीन्स सॉफ्ट टिश्यू तैयार हो गया, अब हमें
वो सॉकेट का पार्ट जो कि बोन से पहले कवर्ड था, या हमारे जो टूथ एरिया थे, रूट के एरिया थे, उनसे कवर्ड थे, अब वहाँ पे धीरे धीरे हीलिंग में क्या होगा कि न्यूली फॉर्म्ड बोन बनना स्टार्ट होगा। तो ये जो न्यूली फॉर्म्ड बोन बनते हैं वहाँ पे, वो उन्हें भी हम लोग ऑस्टॉइड कहते हैं। और धीरे धीरे जब 15 दिन खत्म हो जाते हैं, यानी दूसरा सप्ताह खत्म हो जाता है, तो तीसरे सप्ताह में क्या होता है कि ऑस्टॉइड का मैचुरेशन स्टार्ट होता है पेरीफेरी से। और फिर जो जो पहले क्लॉट का मार्जिन था, फिर एपिथेलियम बना, फिर ऑस्टॉइड बना, और अब ये ऑस्टॉइड जो है वो मैच्योर हो जाएगा। मीन्स जो बोन का पार्ट है, जो लचीला ऑस्टॉइड बन रहा है, इमेच्योर बोन है, वो धीरे धीरे मैच्योर होगा। और इस प्रोसेस में 3rd वीक से लेकर के आपका 6 मंथ तक का ये प्रोसेस है, जिसमें इंटायर सॉकेट जो है वो हील होता है मैच्योर बोन से। तो इस तरह का ये जो प्रोसेस है, ये स्टार्ट हुआ है फर्स्टली क्लॉट के फॉर्मेशन के बाद। और अगर हमारा क्लॉट ही डिस्टर्ब हो जाएगा आफ्टर टूथ एक्सट्रैक्शन, तो ऑब्वियसली हमारी हीलिंग जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, और उससे रिलेटेड बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो आप इस वीडियो को समझने के बाद आप ये ज़रूर समझ गए होंगे कि फर्स्ट 24 आवर टूथ एक्सट्रैक्शन के बाद काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, और क्लॉट को डिसलॉज नहीं होने देना है, और जो भी प्रिकॉशंस डॉक्टर के द्वारा बताए गए हैं उसे हमें फॉलो करना चाहिए। और अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर हमारे क्लॉट डिसलॉज हो जाते हैं तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, इस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। और आज हम लोग इस चीज़ को अच्छे से समझ गए हैं। जो दांत निकालने के दूसरे हफ्ता में जो पीला पीला पार्ट दिखता है सॉकेट में, वो कुछ भी परेशानी वाली बात नहीं है। वो हमारा मार्जिन से एपिथेलियम, यानी मार्जिन से जो हमारा सॉफ्ट टिश्यू है वो ग्रो कर रहा है अंदर की तरफ, तो वो उसका पार्ट है। और धीरे धीरे इस तरह से सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए हीलिंग होती है। और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।